प्रिय विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा में जो अर्थशास्त्र विषय का प्रश्न पत्र पूछा गया, चाहे वह आर्ट के विद्यार्थी रहे चाहे वह कॉमर्स के विद्यार्थी, इस प्रश्न पत्र के हल को समझेंगे। तो आइए शुरू करें। इस प्रश्न पत्र के हल से आप ये समझ पाएंगे कि आपने अभी प्रश्न पत्र किया है तो कितने नंबर आपके अभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आ सकेंगे, आपके अंदाजा लगा सकेंगे। चलो आइए देखें। यह पेपर कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का, इसमें जो प्रश्न पूछे गए सबसे पहले हम इनके यहाँ पर उत्तर देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। वर्गीकृत आंकड़ों में सांख्यिकी परिकलन आधारित होता है। इसका सही उत्तर है द, वर्ग के मध्य बिंदुओं पर। अगला प्रश्न परास का अर्थ है, परास का अर्थ होता है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर। अगला प्रश्न है गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत है, तो माध्यिका। चरम मदों की उपस्थिति में कौन सा औसत सर्वाधिक प्रभावित होता है, समांतर माध्य। सरल सहसंबंध गुणांक का परास होगा ऋण 1 से धन 1, यानी कि ऑप्शन बी, व ऋणात्मक 1 से धनात्मक 1 तक। छठवां प्रश्न है भारत के आर्थिक विकास के लिए कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो भारत ने आर्थिक विकास के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। चलो आगे देखते हैं। रिक्त स्थान भरिए। पहले रिक्त स्थान भरेंगे माध्यिका। माध्यिका सदैव समांतर माध्य और बहुलक के बीच होती है। अगले रिक्त स्थान भरना है 4। चतुर्थांक वे माप हैं जो आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। अगले रिक्त स्थान भरना है 85। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में लगभग 85% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी। अगले रिक्त स्थान में भरना था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम है प्रकाश चंद्र महालनोबिस। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। अगले रिक्त स्थान में भरना शिक्षा एवं स्वास्थ्य। मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा एवं स्वास्थ्य को प्रभावपूर्ण तथा समृद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है। आखिरी रिक्त स्थान में भरना है विनिवेश। किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग करना विनिवेश कहलाता है। अब हम बात करते हैं सत्यासत्य की। सांख्यिकी केवल मात्रात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, यह कथन सत्य है। सर्वेक्षक शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, यह कथन असत्य है, क्योंकि जब शोधकर्ता द्वारा संग्रहित किए गए आंकड़े कौन से आंकड़े कहलाते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्रतिदर्श के अयादृच्छिक चयन में पूर्वाग्रह अभिनति की संभावना रहती है, यह कथन सत्य है। माध्यिका से मदों के विचलनों का योग 0 होता है, यह कथन भी असत्य है, क्योंकि माध्यिका से मदों के विचलन का योग 0 होता है, यह नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता है कि समांतर माध्य से मदों के विचलनों का योग 0 होता है तो हम कहते सत्य है। समांतर माध्य एक स्थैतिक मूल्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि स्थैतिक मूल्य कौन से माध्य का है, माध्यिका का। तो यहाँ पर माध्यिका लिखा होता तो हम सत्य करते, और समांतर माध्य लिखा है तो हमें इस कथन को असत्य करना है। स्पीयरमैन का सहसंबंध गुणांक चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है, यह कथन सत्य है। आगे बात करते हैं जोड़ी मिलान की। तो आप जोड़ी मिलान में देख लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की जोड़ी हमें मिलाना है 7 से, यानी कि 1951 से। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951 से। उपनिवेशवाद की जोड़ी मिलाना है आर्थिक शोषण से, क्योंकि उपनिवेशवाद से ही आर्थिक शोषण होता है, यह उसका उद्देश्य ही होता है आर्थिक शोषण करना। भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुए, वर्ष 1991 से। तो हमें जोड़ी मिला देना है ई से। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, तो जीएसटी की जोड़ी मिलेगी 2016 से। हालांकि आप लोगों को याद होगा कि जीएसटी 2017 में आया, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई, इसका जो अध्यादेश बना है, कानून बनने की तैयारी चल रही, वो 2016 से, तो हम इसे 2016 से मैच कर देंगे। सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप, 5वें की जोड़ी हमें मिलाना है उदारीकरण से, यानी उदारीकरण में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। तापस मजूमदार समिति का जो गठन किया गया वह 1999 में, और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो नाबार्ड है उसकी स्थापना 1982 में की गई। तो इस प्रकार से हमें ये जोड़ी मिलाना है। अब हम बात करेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अनुसंधान द्वारा एकत्रित समंक क्या कहलाते हैं,
तो वह कहलाते हैं प्राथमिक समंक। समंक किसका समूह है? समंक आंकड़ों का समूह है। अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की समग्रता को क्या कहते हैं? तो उन्हें या तो समग्र कहते हैं या समष्टि कहते हैं। जब दो चरों में परिवर्तन विपरीत दिशा में होता है, इसे किस प्रकार का सहसंबंध कहते हैं? यानी एक चर बढ़ता है और एक चर घटता है, तो ऐसी स्थिति को कहते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। अगला प्रश्न है, मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में साध्य क्या होता है? तो मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में साध्य यानी कि लक्ष्य मानवीय क्षमता का विकास करना या मानव की भलाई करना, और भी हो सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर ये दो बताए। कृषि विविधीकरण का एक मुख्य लाभ क्या है? कृषि विविधीकरण का मुख्य लाभ है धारणीय विकास। कृषि की कौन सी पद्धति पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित और संरक्षित करती है? तो वह कौन सी पद्धति है? जैविक खेती है। आगे जो प्रश्न हैं इनको केवल देख लीजिए। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक है जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रश्न अच्छे हैं और आगे वार्षिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकेंगे। तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जिन छात्र छात्राओं ने इस प्रश्न पत्र को हल किया है, अगर आपसे ये प्रश्न नहीं बन पाए हैं तो आप अब घर पर प्रयास कर लीजिए, देख लीजिए कि इसको कैसे हल करना है। इस पेपर को पूरा अथवा सहित हल कीजिए अपने घर पर, जब समय मिले तब हल करना है, क्योंकि यह प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ये वार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। इनमें से बहुत से प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में मिल जाएंगे, और अगर सेम का सेम प्रश्न नहीं मिलेगा तो उससे संबंधित प्रश्न मिल जाएगा। तो आप इन प्रश्नों को जरूर से जरूर हल करें और अपनी वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करें। मेरा यही उद्देश्य है कि आप अच्छी सफलता अच्छे अंकों से प्राप्त करें और आगे आपको और लाभदायक जानकारी मिलती रहे। तो आप लोग बने रहें मेरे साथ इसी चैनल पर। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।